नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। भारत की कृषि में हुई प्रगति को सम्मेलन में विशेष रूप से किया जा रहा है रेखांकित। सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण, बढ़ती उत्पादन लागत जैसी वैश्विक चुनौतियों पर भी मंथन। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में लिया भाग। कहा, देश में पर्यावरण संरक्षण को महत्वपूर्ण मानते हुए प्राकृतिक खेती को किया जा रहा है प्रोत्साहित। बिहार में कृषि उत्पाद के लिए गोदाम निर्माण पर किसानों को 10 लाख रुपए तक का दिया जाएगा अनुदान। किसान 31 अगस्त तक कर सकते हैं योजना के लिए आवेदन। किसान सोयाबीन सब्जी की खेती करके कमा सकते हैं बेहतर मुनाफा। कम खर्च में होने वाली ये खेती बन रही है किसानों की पसंद। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन का विषय टिकाऊ कृषि खाद्य प्रणालियों के लिए परिवर्तन है। इसमें 75 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। डिजिटल कृषि और टिकाऊ कृषि खाद्य प्रणालियों के प्रदर्शन के साथ साथ भारत की कृषि में हुई प्रगति को सम्मेलन में विशेष रूप से रेखांकित किया जा रहा है। इसमें जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण, बढ़ती उत्पादन लागत जैसी वैश्विक चुनौतियों पर मंथन हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्री संघ द्वारा आयोजित ये त्रिवार्षिक सम्मेलन 7 अगस्त तक चलेगा। भारत 6 दशक से भी अधिक के अंतराल के बाद इसकी मेजबानी कर रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कृषि क्षेत्र में भारत में हुई प्रगति का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि भारत अपने इन अनुभवों को दुनिया के साथ साझा करने को उत्सुक है। पीएम ने कहा, जब पिछली बार कृषि अर्थशास्त्रियों का सम्मेलन भारत में हुआ था तब का समय चुनौतियों से भरा था। आज भारत कृषि और खाद्य सुरक्षा के मामले में दुनिया को राह दिखा रहा है। आज भारत एक फूड सरप्लस देश है। आज भारत दूध, दाल और मसालों का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। भारत फूड ग्रेन, फ्रूट्स, वेजिटेबल, कॉटन, शुगर, टी, फ्रेम्ड फिश, इनका दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। एक वो समय था जब भारत की फूड सिक्योरिटी दुनिया की चिंता का विषय था। एक आज का समय है जब भारत ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, ग्लोबल न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, इसके सॉल्यूशन देने में जुटा है। प्रधानमंत्री ने भारतीय ज्ञान परंपरा में कृषि को लेकर रचे गए ग्रंथों का भी उल्लेख किया। पीएम ने कहा कि ये ग्रंथ दिखाते हैं कि भारतीय कृषि परंपरा में विज्ञान और तर्क को प्राथमिकता दी जाती रही है। प्रधानमंत्री ने कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था का केंद्र बताया। उन्होंने कहा कि इसके विकास के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इस साल के बजट में भी बहुत बड़ा फोकस सस्टेनेबल फार्मिंग और क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग पर है। हम अपने किसानों को सपोर्ट करने के लिए एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं। भारत का बहुत जोर क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप से जुड़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर है। बीते 10 सालों में हमने करीब 1900 नई क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटी अपने किसानों को दी है। इसका लाभ भारत के किसानों को भी मिल रहा है। हमारे यहां राइस की कुछ वैरायटीज ऐसी भी है
जिनको ट्रेडिशनल वैरायटी के मुकाबले 25% कम पानी चाहिए। पीएम ने कहा कि आज विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा एक किसान नेता सरदार पटेल की है। पीएम ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निर्माण में 6 लाख गांवों के किसानों से कृषि यंत्रों के टुकड़े एकत्र करने और फिर उन्हें मिलाकर भव्य प्रतिमा बनाने का जिक्र किया। पीएम ने पिछले 1 दशक में कृषि एवं किसान कल्याण की दिशा में उठाए गए कदमों का भी उल्लेख किया। पीएम ने कृषि में डिजिटल सहित आधुनिक तकनीक के समावेश पर बल दिया। आज एक किसान सॉइल हेल्थ कार्ड्स की मदद से ये जान सकता है कि उसे क्या उगाना है। वो सोलर पावर की मदद से पंप चलाता है और वेस्टलैंड में सोलर फार्मिंग से भी कमाता है। वो ई-नैम यानी भारत के डिजिटल एग्रीकल्चर मार्केट के द्वारा अपनी पैदावार को बेच सकता है। वो किसान क्रेडिट कार्ड का उपयोग करता है। वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से अपनी फसलों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। किसानों से लेकर एग्री टेक स्टार्टअप्स तक, नेचुरल फार्मिंग से लेकर के फार्म स्टे और फार्म टू टेबल की व्यवस्था तक भारत में कृषि और उससे जुड़े सेक्टर्स लगातार फॉर्मलाइज हो रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में आयोजित कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया भर में सबसे तेज रफ्तार से उत्पादन कर रहा है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत की कृषि विकास दर लगातार दुनिया में सबसे ज्यादा बनी हुई है। हमने जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रयत्न किए हैं, उत्पादन बढ़े, लेकिन साथ में भारत की चिंता भी रही है कि वो उत्पादन सुरक्षित उत्पादन हो, मानव शरीर के लिए भी और धरती के स्वास्थ्य के लिए भी, मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए भी। और कृषि मंत्री ने भारत के सामने खड़ी हुई समस्याओं का जिक्र करते हुए अर्थशास्त्रियों के मंथन से समाधान निकलने की उम्मीद जताई। शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि समस्याओं को ध्यान में रखते हुए देश प्राकृतिक खेती पर जोर दे रहा है। इस मंच पर विचार विमर्श के माध्यम से जो आज हमारे सामने समस्याएं हैं, उनके समाधान में जुटेंगे और मुझे पूरा विश्वास है आपके लगातार चिंतन से, मंथन से जो निष्कर्ष निकलेंगे वो हमारी सतत खाद्य प्रणाली के लिए और कृषि के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। भारत की परंपरा है वसुदैव कुटुंबकम की, सारा विश्व एक परिवार है और प्रधानमंत्री जी की चिंता केवल भारत के लिए नहीं है, विश्व के कल्याण के लिए है। आइए आगे बढ़ते हैं। खरीफ फसल की बुआई 904 लाख हेक्टेयर से ज्यादा की गई है। कृषि मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पिछले वर्ष की इस अवधि के दौरान 263.01 लाख हेक्टेयर की तुलना में इस वर्ष 276.91 लाख हेक्टेयर में चावल की खेती की गई। वहीं पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 99.71 लाख हेक्टेयर की तुलना में इस वर्ष 110.61 लाख हेक्टेयर में दलहन की खेती की गई। पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 160.38 लाख हेक्टेयर की तुलना में इस वर्ष 165.59 लाख हेक्टेयर में श्री अन्न एवं मोटे अनाज की खेती की गई और पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 174.53 लाख हेक्टेयर की तुलना में इस वर्ष 179.69 लाख हेक्टेयर में तिलहन की खेती की गई।
और बिहार में कृषि उत्पाद के लिए गोदाम निर्माण पर किसानों को 10 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। इस योजना के लिए किसान 1 अगस्त से आवेदन 31 अगस्त तक कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस योजना को विस्तार से। बिहार कृषि विभाग ने कृषि उत्पाद भंडारण के लिए गोदाम निर्माण पर किसानों को अनुदान देने का फैसला लिया है। इसके लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत गोदाम निर्माण योजना 2024-25 की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य किसानों को कृषि उत्पादों को बेहतर तरीके से संचित करने के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना है। योजना के लिए किसान 1 अगस्त 2024 से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त तय की गई है। इसके बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। किसानों का इस योजना के लिए ऑनलाइन लॉटरी से चयन किया जाएगा। कृषि विभाग ने योजना के तहत कुल 154 गोदाम बनाए जाने का लक्ष्य रखा है। इसमें 100 मीट्रिक टन के 108 और 200 मीट्रिक टन के 46 गोदाम बनाए जाएंगे। योजना के लिए लाभार्थियों का चयन 16 सितंबर 2024 को ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। चयनित लाभार्थियों को 18 सितंबर 2024 तक अपना पंजीकरण पूरा करना होगा। अगर कोई किसान पंजीकरण में अयोग्य पाया गया तो प्रतीक्षा सूची से अगले किसान को चुना जाएगा। योजना के तहत किसानों को 100 मीट्रिक टन क्षमता वाले गोदाम की अनुमानित लागत 14,20,000 रुपए है। सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को इस पर 5,50,000 रुपए या लागत का 40% अनुदान मिलेगा। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लाभार्थियों के लिए यह अनुदान 7 लाख रुपए या लागत का 50% होगा। वहीं 200 मीट्रिक टन क्षमता वाले गोदाम की अनुमानित लागत 20,25,000 रुपए है। सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को 8 लाख रुपए या लागत का 40% अनुदान मिलेगा, जबकि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लाभार्थियों को 10 लाख रुपए या लागत का 50% अनुदान मिलेगा। किसान आवेदन के लिए डीबीटी पोर्टल dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाकर गोदाम निर्माण हेतु आवेदन वर्ष 2024-25 लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। ध्यान दें कि पहले इस योजना का लाभ उठा चुके किसान इस बार आवेदन नहीं कर पाएंगे। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए किसान अपने नजदीकी कृषि अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं या कृषि विभाग की वेबसाइट पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ संगीता अग्रवाल की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब जानते हैं मंडी भाव के बारे में। देश की ज्यादातर मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य है। भाव की बात करें तो एक मार्क नेट के अनुसार देश की अलग अलग मंडियों में बाजरे के भाव कुछ इस प्रकार रहे। गुजरात की अमरेली मंडी में 1 अगस्त को हाइब्रिड बाजरे का भाव रहा 2380 रुपए। 2 अगस्त को इसके भाव में 45 रुपए की गिरावट आई, जिसके बाद भाव 2335 रुपए पर आ गया। इसी तरह राज्य की ही मोरबी मंडी में देसी बाजरे का भाव नीचे आ गया। यहां 1 अगस्त को देसी बाजरे का भाव था 2380 रुपए। 2 अगस्त को इसका भाव 5 रुपए नरम होकर 2375 रुपए हो गया। लिंगसुगुर मंडी में बीते गुरुवार को बाजरे का भाव था 2525 रुपए। शुक्रवार को इसके सौदों में 115 रुपए की तेजी दर्ज की गई, जिसके बाद बाजरे का भाव 2640 रुपए हो गया। हालांकि राजस्थान की लालसोच मंडी में 1 और 2 अगस्त को बाजरे के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 2295 रुपए पर बना रहा। वहीं उत्तर प्रदेश की फतेहाबाद मंडी में 1 अगस्त को बाजरे का भाव 2500 रुपए पर बिका। 2 अगस्त को इसके भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 2500 रुपए बना रहा। हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन स्तर पर 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में बाजरा भी शामिल है। साल 2023-24 के दौरान खरीफ बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2500 रुपए प्रति क्विंटल था।
जिसे साल 2024-25 में 125 रुपए बढ़ाकर 2625 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया। बाजरे की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए दूसरे अग्रिम अनुमान जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान कुल बाजरे की पैदावार 95,31,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल बाजरे की पैदावार 114,31,000 टन रही थी। शुक्रवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में टमाटर की आवक सामान्य देखने को मिली। हाजिर भाव की बात करें तो एक मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 1 अगस्त को टमाटर का भाव रहा 3,000 रुपए। 2 अगस्त को इसके भाव में 125 रुपए की तेजी दर्ज की गई, जिसके बाद भाव 3,125 रुपए हो गया। वहीं हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में 1 और 2 अगस्त को टमाटर बिना किसी बदलाव के 3,000 रुपए बिका, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इस दौरान टमाटर के भाव में बढ़त दर्ज की गई। यहां 1 अगस्त को टमाटर का भाव था 1,550 रुपए। 2 अगस्त को इसके सौदों में 200 रुपए का भारी उछाल आया, जिसके बाद टमाटर का भाव 1,750 रुपए पहुंच गया। इसी तरह पंजाब की जलालाबाद मंडी में बीते गुरुवार को टमाटर का भाव था 4,600 रुपए। शुक्रवार को इसके भाव में 600 रुपए खासी बढ़त देखने को मिली, जिसके बाद टमाटर 5,200 रुपए पर बिका। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में 1 अगस्त को टमाटर का भाव रहा 4,000 रुपए। 2 अगस्त को इसके भाव में 300 रुपए गिरावट दर्ज की गई और भाव 3,700 रुपए पर जा पहुंचा। बात टमाटर की करें तो इस साल टमाटर की पैदावार में कमी देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 में टमाटर की पैदावार 20.62 मिलियन टन हुई, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान टमाटर की उपज 20.69 मिलियन टन रही। और किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मौसम को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर के किसान फूल गोभी और पत्ता गोभी की बीजों को नर्सरी में बुवाई कर लें। फूल आने के समय सब्जी फसलों में नमी की कमी से बचें। फसलों में सुबह या देर शाम सिंचाई करें। सभी सब्जी फसलों के खेतों में निराई गुड़ाई कर खरपतवार हटा दें। जम्मू कश्मीर के किसान मक्का की फसल में भी निराई गुड़ाई करें। साथ ही यहाँ के किसान मक्का की फसल में कृषि विशेषज्ञों की सलाह पर जरूरी उर्वरकों का छिड़काव करें। बात करें हिमाचल की तो यहाँ के किसान खीरा और टमाटर की फसल को सहारा प्रदान करें और जरूरत के अनुसार फसल में सिंचाई करें। हिमाचल प्रदेश के किसान आलू की फसल की उचित देखभाल करें। फूल आने और कंद बनने की अवस्था में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। ध्यान रखें कि पानी मेड़ों के ऊपर न बहे। साथ ही कृषि विशेषज्ञों की सलाह पर ही उर्वरक आलू की फसल में डालें। यहाँ के किसान राजमा और जौ फसल की उचित देखभाल करते रहे। अभी का समय इन फसलों में कीट लगने की संभावना है। समय समय पर कृषि विशेषज्ञों की सलाह लेते रहे। वहीं उत्तराखंड के किसान अरहर की फसल में हाथ से निराई करें। साथ ही अरहर की खेतों में उचित जल निकासी बनाए रखें। यहाँ के किसान पत्ता गोभी की रोपाई जारी रखें। उत्तराखंड के किसान अभी के समय हल्दी और अदरक की फसल की लगातार निगरानी करें। किसी भी प्रकार का रोग और कीट लगने पर उचित कीटनाशकों का छिड़काव करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ये समय मूली की पूसा चेत की किस्म
दवाओं का छिड़काव करें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने 936 किलोमीटर की कुल लंबाई वाले 8 नेशनल हाई स्पीड रोड कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स के निर्माण को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इन परियोजनाओं को लेकर सरकार का उद्देश्य लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार और भीड़भाड़ को कम करना है, साथ ही देश भर में कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। केरल के वायनाड में बड़े पैमाने पर हुए भूस्खलन के बाद राहत और बचाव कार्य जारी है। जीवित लोगों का पता लगाने के लिए ड्रोन चित्रों और सेल फोन से जीपीएस की उपयोग किया जा रहा है। इस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 210 हो गई है। कलपेट्टा के सार्वजनिक शमशान में कल 3 अज्ञात शवों का अंतिम संस्कार किया गया। हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 दिनों के दौरान अत्यधिक वर्षा और बादल फटने की घटनाओं के कारण लापता हुए लोगों की तलाश के लिए राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। मंडी, कुल्लू और शिमला जिले में बादल फटने की घटनाओं में 50 से अधिक लोग लापता हैं। इनकी तलाश के लिए बचाव अभियान जोरों पर चल रहा है। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम और यात्रा मार्ग पर फंसे तीर्थ यात्रियों को निकालने के लिए राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। अब तक 6000 से ज्यादा श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकाला जा चुका है। केदारनाथ धाम में फंसे श्रद्धालुओं को रेस्क्यू करने के लिए भारतीय सेना के चिन्हुक और MI-17 हेलीकॉप्टर की मदद ली गई है। NDRF, SDRF और पुलिस की मदद से पैदल रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने 9 राज्यों में डेंगू की स्थिति पर एक उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालयी बैठक की। बैठक में डेंगू के मामलों की रोकथाम और प्रबंधन पर चर्चा हुई। दिल्ली के रोहिणी में स्थित मानसिक रूप से बीमार लोगों के शेल्टर होम आशा किरण में इस साल अब तक 14 लोगों की मौत होने की खबर से हड़कंप मच गया है। इन मौतों से दिल्ली सरकार के शेल्टर होम की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।